सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अपने को 2030 तक अचीव करने हैं, ये सिर्फ इंडिया का टारगेट नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेट करे गए हैं। इसमें आपको टोटल 17 गोल्स मिल जाते हैं। 2 रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है जो मेंस के पर्सपेक्टिव से यूज हो सकती हैं। नंबर 1 रिपोर्ट बताती है अपने को, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन की ही बैकिंग से ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें कहा कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। पहले 110 थी 2016 में, और अब जाके हम 99th रैंक पे आ चुके हैं। कैसे ये कंपैरिजन हुआ है, तो उसके लिए आपको पहले बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। एंड जो दूसरी रिपोर्ट आई थी वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आ रखी थी 2025 की, जिसमें बोला गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों की बात हुई, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि हम निवेश करें अपने एसडीजीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना है। तो जो एसडीजीज़ आए थे वो 2015 में आए थे। इनसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे और इसमें टोटल थे 8 गोल्स। एसडीजीज़ में आप देखोगे टोटल 17 गोल्स हैं। यूनाइटेड नेशन ने ही इनको अडॉप्ट करा था और 2016 से प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। एंड इसके अंदर आपको फर्दर 169 टारगेट्स मिलेंगे। अगर ये बड़ा-सा सर्कल 17 है, तो इसके अंदर 169 टारगेट्स हैं, और इनको भी फर्दर अगर बाइफरकेट कर देंगे तो अपने पास 304 इंडिकेटर्स निकल के आएँगे। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ज़रूरत क्या पड़ी? हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए एक डेडलाइन रखी थी कि 2015 तक उनको अचीव कर लेंगे। अब वो अचीव नहीं हुए, तो हमने और ज़्यादा प्रिसाइज़ रूल्स बनाए कि हर एक गोल को इंडिविजुअली दिखाएँगे, तभी तो 17 गोल्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। और उसके अंदर भी और ज़्यादा बाइफरकेशन, ट्राइफरकेशंस कर दी कि और छोटे-छोटे गोल्स बनाएँगे ताकि हर चीज़ को हम अचीव कर सकें। अब एक डाटा सामने आया जो कि वर्ल्ड बैंक ने दिया कि 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने सेट करा है रिवाइज़ वाला, दैट इज़ $3 पर डे। इतना तो होना चाहिए, पर यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है कि $1.25 पर डे भी स्पेंड नहीं हो पा रहे। जैसे इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो रंगराजन कमेटी आप पढ़ते हो, ठीक है? अभी आ रही है आगे, उसके बारे में भी बताऊँगी। पर पहले ये वर्ल्ड बैंक का डाटा आता है, जिसकी वजह से अपने को रियलाइजेशन होती है कि हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। मतलब ये 2016 और 15 वाली बात हुई। उसके बाद मोर देन 800 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिन्हें एडिक्वेट फूड भी नहीं मिलता है, ठीक है? खाना भी नहीं मिलता है। अब फूड की क्या वैल्यू होती है? अब 2 तरह की वैल्यू है, ठीक है? इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझो। डायबिटीज़ आपने सुना होगा, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 5 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 में क्या होता है, आपका जो मेन सिम्पटम आता है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगेन मोमोज़ खाएँगे, स्प्रिंग रोल्स खाएँगे, आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पर ये भी हो सकता है किसी को कोई बीमारी हो, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। वहीं पे अगर 5 देखोगे बाकी, ये टाइप 5 डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, ये मैलनरिशमेंट की वजह से है। और इंडिया के टाइम पे आज दोनों ही केसेस काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं। मोटापा भी इंक्रीज़ कर रहा है और ये जो मैलनरिशमेंट वाली प्रॉब्लम है, ये भी इंक्रीज़ कर रही है। दोनों के केसेस राइज़ कर रहे हैं, और एक बीच में मिडल वाले हैं, जो काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, वो मिडल वाली ज़ोन में है। पर केसेस किसके राइज़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो नॉर्मल से एबनॉर्मल होंगी चीज़ें, ओबेसिटी, और दूसरी तरफ आ जाएगा मैल न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन-कौन से हुआ करते थे, उन पे फोकस करो, जिन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब हम 2015 के अंदर एसडीजीज़ को लेके आए, तो हमने और कैसे प्रिसाइज़ली अपने गोल सेट करे। जैसे यहाँ पे देखिए, एमडीजी नंबर 1 कहता था कि हमें गरीबी खत्म करनी है और दूसरा हंगर हमें खत्म करना है। जो लोग भूख से ग्रसित रहते हैं, वर्ल्ड बैंक का डाटा देखा आपने, $1.25 पर डे था उस टाइम के हिसाब से। आज के टाइम पे आप $3 इसको देखोगे जो रिवाइज़ हुआ था। तो ये पहला था एमडीजी नंबर 1। वहीं पे जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर पढ़ोगे तो 1 दे दिया नो पॉवर्टी और 2 दे दिया ज़ीरो हंगर। फिर सेम है अगला, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, एसडीजी में देखोगे तो चौथे नंबर पे आ जाएगी। तो इन शॉर्ट क्या है, एमडीजी की ही और ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म है एसडीजी। फिर थर्ड वाला एमडीजी क्या बोलते हैं कि प्रमोट करो जेंडर इक्वालिटी और विमेन को भी एम्पावर करो। पर जब आप एसडीजी देखोगे वहाँ पे नंबर 5 है, व्हिच टॉक्स ओनली अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। ठीक है? वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि विमेन को एम्पावर करो, एक न्यूट्रल सा वर्ड ले लिया जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि 2 जेंडर के अलावा भी एलजीबीटीक्यूआईए आप सारे सुनते हो, तो यहाँ पे पहले फीमेल्स पे फोकस करा जाता था। अब वहाँ पे आप देखोगे एसडीजी नंबर 5 में लिखा है जेंडर इक्वालिटी। फिर आते हैं एमडीजी नंबर 4, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो बच्चे मर जाते हैं बिकॉज़ ऑफ नरिशमेंट एंड ऑल, या फिर डिलीवरी के टाइम पे, तो उनको हमें बचाना है। एसडीजी नंबर 5 था अबाउट इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ।
अब चौथा और पांचवा जो एमडीजी है, आप देख रहे हैं कि हेल्थ से ही एसोसिएटेड है। एक तरफ फीमेल का हेल्थ, जो मैटरनल हेल्थ है उसके ऊपर बात करी, और एक तरफ चाइल्ड के हेल्थ पे बात करी। पर जब एसडीजी नंबर 4 देखेंगे आप, एसडीजी नंबर 3 देखेंगे आप, तो उसमें लिखा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसमें अगेन हेल्थ को एज अ कॉम्बिनेशन आपने ले लिया। नाउ 6 जो है वो डिजीज को लेके है, जहां पे बोला कॉम्बेट एचआईवी, एड्स, मलेरिया जैसी जो भी डेडली डिजीज होती हैं उनको टैकल करा जाए। अब वहाँ पे हेल्थ वर्ड यूज़ कर दिया है एसडीजी के अंदर, थर्ड वाला आप देखेंगे। फिर 7th पे आता है इंश्योर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनवायरनमेंट को लेके ये पॉइंट निकाला गया। वहीं पे एसडीजीज में देखोगे तो 13, 14, 15 सारे ही आपको बहुत सारे ऐसे होंगे जो एनवायरनमेंट से ही एसोसिएटेड मिलेंगे। देन देयर कम्स एमडीजी नंबर 8। 8th क्या बोलता है कि अगर आपको ये गोल्स अच्छे से अचीव करने हैं तो आप बाकी कंट्रीज की भी हेल्प ले सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। और एसडीजीज के अंदर देखेंगे तो 17 नंबर पे आपको एक गोल मिलेगा विच इज अबाउट पार्टनरशिप, कि अगर आपको ये गोल्स अकेले अचीव करने में दिक्कत आ रही है तो आप और कंट्रीज के पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे करवा सकते हो। अब देखो, सबसे पहले एसडीजी समझो, उसके बाद आपको ये आर्टिकल बिल्कुल ईजी लगेगा। तो नंबर 1 सबसे पहले बोला कि गरीबी खत्म करनी है, तो एसडीजी नंबर 1 टॉक्स अबाउट नो पॉवर्टी। नंबर 2 जीरो हंगर, जो भुखमरी है उसको खत्म करना है। एमडीजी में ये दोनों एक साथ थे ना, अब यहाँ पे सेपरेट कर दिए। एमडीजी नहीं भी याद रहेंगे, इनको अब याद करना है आपने। और अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में अगर एसडीजीज का मेंशन करोगे तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट्स रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2030 तक इसे अचीव करना है। अगर आप इनको यूज नहीं कर पा रहे अपने आंसर्स में, तो इसका मतलब है आप प्रॉपर्ली अवेयर नहीं हो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एसडीजीज। देन एसडीजी नंबर 3 में क्या बोला? अब देखो, गरीबी खत्म हो चुकी है, अब खाना आपको मिल चुका है, अब आपने फोकस करना है हेल्थ के ऊपर। खाना मिला है, अच्छा है कि बुरा? उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस तो नहीं लगे हुए थे। हेल्दी खाना देना पड़ेगा। तो मतलब अब तीसरे नंबर पे आप क्या कर रहे हो? हेल्थ को इंश्योर कर रहे हो। देन हेल्थ मिल चुका है, खाना पेट भर चुका है, अब थोड़ी पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है एसडीजी नंबर 4 पे। देन आते हैं एसडीजी नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी को इंश्योर करा गया है। मैंने सारे जेंडर यहाँ पे बोल दिए। पहले क्या देखा था आपने? इक्वालिटी तो इंश्योर करी, पर एम्पावर वीमेन भी लिखा हुआ था उसमें जब एमडीजीज थे। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बोला जेंडर इक्वालिटी। अब देखो 5 टू ज़ा कितना होता है? 10। तो मैं हमेशा 5 के बाद सीधा 10 वाला करवाती हूँ, क्योंकि ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज के बारे में बात करता है कि जो इनइक्वालिटीज हैं उन्हें रिड्यूस करा जाए। नाउ कमिंग बैक टू एसडीजी नंबर 6। अब देखो, जेंडर इक्वालिटी आपने इंश्योर कर दी। मान लो लड़के लड़कियों का जो रेशो है स्कूल के अंदर वो बराबर है, पर पानी अच्छा नहीं मिल रहा है पीने को। तो एसडीजी नंबर 6 क्या बोलते हैं? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पानी भी साफ होना चाहिए और वहाँ पे सफाई भी आपको मिलनी चाहिए। पर इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्कूल, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। मैंने जस्ट आपको इमेजिन करने को बोला ताकि आपको नंबर एक्चुअल में याद रहे। एंड फिर आता है, अब आपने पानी भी प्रोवाइड कर दिया। अब देखो, आपको पानी अच्छा मिल चुका है। अब आपको अफोर्डेबल एनर्जी यूज़ करनी है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का यूज़ करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, क्योंकि जब कोल यूज़ करते हैं तो उससे एमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको और ज़्यादा अगर कन्वेंशनल एग्ज़ाम्पल के साथ देखना चाहते हो, पहले चूल्हा जलता था, अब गैस चलती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने धुएँ को कम करना था तो आप गैसेज़ का कॉन्सेप्ट लिया। सिमिलरली एसडीजी नंबर 8, अब जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो उससे कुछ पैसा भी तो डेवलप होना चाहिए। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आपने फोकस किया। एसडीजी नंबर 9, 9 वाला ईज़ी होता है याद करने के लिए। क्यों? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यहाँ पे 3 आई आएँगे, मतलब 3 आई हैं। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इनोवेशन, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको ऐसे याद रख लें। बाकी 10 आपने कर लिया। 11 पे आ जाओ। ये देखो 1-1 लिखा है ना यहाँ पे, तो आपके गोल्स कौन से हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंजल नंबर होता है 1-1, सॉर्ट ऑफ वैसे कंपेयर कर लेना इसको। तो जो एक्चुअल में गोल्स हैं हमारे, वो 11 नंबर पे आते हैं, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर आता है 12। अब आपको अगर सस्टेनेबल तरीके से चलना है, एक्चुअली में सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? कि आज की प्रेजेंट जनरेशन में जो चीजें हम रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। अब देखो, अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, पर पॉपुलेशन बढ़ना है या घटनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन एक रीजनेबल तरीके से करनी है, सस्टेनेबल तरीके से करनी है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से करनी है। दैट इज अबाउट एसडीजी नंबर 12। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में 13, 14, 15 एक्सक्लूसिवली आपको लगेंगे जैसे सीधी एनवायरनमेंट की बात हो रही है। एनवायरनमेंट तो यहाँ पे भी बात करी हमने, ठीक है? यहाँ पे भी बात करी, यहाँ पे भी बात करी, पर यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन की बात करी गई एसडीजी नंबर 30 में।
14 में आपने बोला कि पानी के नीचे की जिंदगी को भी देखो, जो मरीन लाइफ है, फिशेस हैं एंड ऑल, वो उन सबको देखो। 15 किसके बारे में बोल रहा है? लाइफ ऑन लैंड, पानी में तो देखा है, जमीन पे भी देखनी है। 16 में बोला कि ये सारे अगर आपको गोल्स आराम से अचीव करने हैं तो उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, नॉट ओनली इन योर ओन कंट्री, पर आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। एंड 17th बोलता है अगेन, जैसे एमडीजी नंबर 8 था अबाउट पार्टनरशिप, तो वैसे ही एसडीजी नंबर 17 बोलता है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए अगर आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ती है किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो आप जरूर करें। अब आज जो डेटा रिट्रीव हुआ है अपने को इस पूरी की पूरी रिपोर्ट से, जो SDSN बोलते हैं जिसको, तो ये नेगेटिव वाला है, इसको छोड़ दो अभी के लिए। इस पे आते हैं सबसे पहले। रैंकिंग में अगर देखेंगे, कुछ चीजों में जैसे एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें हमने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, पर गवर्नेंस उतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हुई है एज पर द रिपोर्ट जो SDSN की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन बैक्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन्होंने ये चीज बोली। बेशक इंडिया की एंट्री टॉप 100 में हो चुकी है, बट 100 में भी 99 है, ठीक है, तो बिल्कुल 100 के पास में ही है। जिनमें अचीवमेंट हुई है वो है एक तो SDG नंबर 1, दैट इज पॉवर्टी, और साथ में लिखा है एनर्जी एक्सेस। एनर्जी एक्सेस कौन सा वाला था? तो याद रखिएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आपने पढ़ा 7 नंबर के ऊपर, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 11 नंबर के ऊपर, 12 के ऊपर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो वो सारे। उसके अलावा चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे फेस करे, तो SDG नंबर 2 विच इज अबाउट नो हंगर, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया गया। देन गवर्नेंस, गवर्नेंस का एक इशू फेस हुआ। डिजिटल इंक्लूजन, वैसे तो इंडिया काफी एफर्ट्स कर रहा है कि डिजिटल इंक्लूजन हम हर जगह पे दें, और इवन मुझे ये पॉइंट ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, क्योंकि आप दूर दराज के एरियाज में भी अब देखोगे, रिमोट एरियाज में, रूरल में तो है, रिमोट एरियाज में भी जाओगे तो स्कैनर की फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है, पर अभी भी बहुत ज्यादा सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे ये डिजिटल इंक्लूजन नहीं हो पाया है। खैर, चैलेंज तो ये है, उस नोट पे हम ले सकते हैं, बट स्टिल इंडिया एफर्ट कर रहा है कि हम कैसे न कैसे डिजिटल इंक्लूजन सब जगह पे प्रोवाइड करें। इसके बाद जो दिक्कत यहाँ पे आती है, दैट इज अबाउट रिचार्ज। रिचार्ज जितने का होता है 3 महीने का, वो सारी जनता के लिए अफोर्डेबल नहीं है, काफी ज्यादा प्राइसेस हैं वो रिचार्ज के। पर अगर उसको वर्ल्ड लेवल पे हम कंपेयर करेंगे तो वो काफी सस्ता है वर्ल्ड लेवल पे। अगेन वहां पे डेवलप इकोनॉमीज भी आ रही हैं, डेवलपिंग भी आ रही हैं, तो उनके हिसाब से तो वो रिचार्ज सस्ता है, पर इंडिया की पॉपुलेशन और यहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से वो लोगों को महंगा पड़ता है। इंडिया की रैंकिंग देखोगे तो इस बार हम टॉप 100 में आ चुके हैं। अब देखो, जब 2016 में तो एसडीजी को अभी इंप्लीमेंट करा, तो वो रिपोर्ट किसी थी? एमडीजीज की। तो जब 2016 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी रैंकिंग है 110 और टोटल कंट्रीज हैं 157। और जब आप आज की रिपोर्ट देखोगे, ये जो 2025 वाली आती है, तो यहाँ पे हमारा रैंक है 99 और टोटल कंट्रीज आपको मिलेंगी 167। रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, आप मेंस में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये 2025 की रैंकिंग बताती हुई है, टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम इन चीजों के ऊपर फोकस करें, इससे पहले जो स्टार्टिंग में एक डाटा आया था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का, उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक हाइलाइट्स दे रहा है हमें कि कितना इंटरेस्ट फॉरेन कंट्रीज ले रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर इन्वेस्ट करने में। तो अगर ग्लोबल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारी कंट्री है, यहाँ पे किसी फॉरेन कंट्री ने देखा कि अपने को लेबर सस्ती मिल जाएगी, तो यहाँ पे जाके इंडस्ट्री खोल लेते हैं। तो क्या हुआ, बाहर से पैसा हमारी कंट्री के अंदर आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी आप पढ़ते हो कि 10% से ज्यादा के अगर स्टेक होंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज 10% से कम के होंगे तो उनको बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, वो सारी चीजें आती हैं, उस पर नहीं अभी जा रहे। पर जो एफडीआईज हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर मैं छोड़ दूं, तो वो टोटल बोली है 11%। इतना रिडक्शन आया है टोटल एफडीआईज में। अब फोकस करो एसडीजीज का कितना कंट्रीब्यूशन है। 25 टू 33% एसडीजीज के अंदर जो पहले इन्वेस्टमेंट चल रहा था वो डिक्लाइन हो चुका है। और ईयर क्या चल रहा है, 2025, तो 2030 का तो हम टारगेट लेके चले हुए हैं, तो वो काफी दूरी पे दिखाई दे रहा है। तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो 2025 आई, जिसमें बताया गया है जो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 11% डिक्लाइन हुई है। इसके अलावा डिटेल में मैंने आपको ये करवा दी थी रिपोर्ट। अब ये सिर्फ आपने क्या देखना है, ये तो ग्लोबल है, हर फील्ड के अंदर 11% डिक्लाइन है, इसमें सारे सेक्टर्स आएंगे। पर इस 11% में से आप 25 टू 33% जो निकालोगे, वो कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है? एसडीजीज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही कि हम इन्वेस्ट करें अपना पैसा कौन सी चीजों में, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। नाउ एसडीजी नंबर 1, एक आपने बॉडी सुन रखी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस।
तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये आपके मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने बोला 2012 में जो पॉवर्टी रेट था इंडिया का वो 22% है। वर्ल्ड बैंक ने 2023 में बोला कि जो इंडिया में पॉवर्टी रेट है दैट इज 12%। तो पॉवर्टी आज भी पॉवर्टी लाइन हमारी किस पे चल रही है? रंगराजन पॉवर्टी लाइन इस पैरामीटर पे चलती है, जहां पे बोला अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपकी 47 रुपीज पर डे भी अगर खर्च हो पा रहे हैं, इतना खर्चने के लिए आप कैपेबल हो, तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। अदरवाइज इसके नीचे है, 47 की जगह अगर 46 रुपीज भी खर्च कर रहे हो तो आप फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। सिमिलरली रूरल एरियाज के लिए 33 रुपीज पर डे मेंशन करे गए हैं। नाउ द क्वेश्चन मार्क तो इस रंगराजन कमेटी पे ही पहले उठेगा, क्या रीजन है? ये आउटडेटेड हो चुका है। 40 रुपए तो आजकल यहाँ पे हाफ प्लेट आपको लंच में ही मिलेगी, ठीक है? तो दैट इज वेरी कॉस्टली। तो ये तो रंगराजन कमेटी जब बैठी थी तो उन्होंने तो 47 रुपीज पर डे बोला है, तो यहाँ पे तो लंच ही नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से। अप डाउन का खर्चा, तभी तो आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द लेबरर क्या करते हैं, साइकिल ऑप्ट करते हैं कि साइकिल पे निकल जाएंगे चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस हो। क्या रीजन है उसके पीछे? पैसे की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती। आई नो बहुत सारी करप्ट एक्टिविटीज यहाँ पे लेबरर्स के एंड से भी होती हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द जनता आप जानते हैं कि ये वाला इशू फेस करते ही करते हैं। देन आते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन, जो चैलेंजेस देखने को मिले। फिर भी हम बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने भी हमें पॉजिटिव बोला है, क्योंकि जब नेशनल सैंपल सर्वे ने हमें डेटा दिया था तो बोला था 2016 में कि अभी पॉवर्टी हमारे इंडिया के अंदर 22% है। ये खुद इंडिया बोल रहा है। एंड वर्ल्ड बैंक 2023 में बोलता है कि नहीं, पॉवर्टी लाइन अब कितने पे आ चुका है रेट? 12% के ऊपर। तो हम इसको पॉजिटिव नोट पे लेके चल रहे हैं। देन आते हैं एसडीजी नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट जीरो हंगर। अब जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, ठीक है? यहाँ पे 2015 से लेके 16 और 2019 से लेके 2021 तक का स्टंटिंग के केसेस देखेंगे तो 38.4% और बाद में वो थोड़े से रिड्यूस हुए हैं 35.5%। वैसे ही वेस्टिंग के केसेस देखोगे तो 21% एंड 19-21 में देखोगे तो इट इज 19.3%। नाउ ये स्टंटिंग एंड वेस्टिंग होता क्या है पहले वो समझो। स्टंटिंग का मतलब है जो लोग हैं एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उनकी हाइट छोटी है। वेस्टिंग का मतलब है जो लोग हैं उनकी हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा पतले हैं। बाकी नॉर्मल वाली कंडीशन होती है। और देन आती है ओबेसिटी, मतलब लोगों की उम्र, हाइट, हर चीज के हिसाब से वजन बहुत ज्यादा है, ओवरवेट है। तो ये तो आ गया आपका हंगर से रिलेटेड विच इज एसडीजी नंबर 2। ओबेसिटी के केसेस 15 टू 49 ईयर्स का अगर आप एज ग्रुप लेके चलेंगे तो ये केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? डबल ही हो चुके हैं लगभग। और जो रूरल वर्सेस अर्बन रीजन्स हैं उसमें भी जो वेल्दी अर्बन एरियाज हैं वहां पे सबसे ज्यादा ओबेसिटी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी ओबेसिटी आप कैसे मेंशन करते हो? तो इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स हमें देखना पड़ता है विच इज रेशियो ऑफ, ऊपर लिखोगे वेट, वेट आएगा केजीज में और हाइट आएगी यहाँ पे मीटर्स में और उसका ले लो स्क्वायर, ठीक है? इससे आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तो आपका बीएमआई 18.5 से नीचे का आ रहा है देन यू आर अंडर वेट। अगर 18.5 टू 24.9 आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं। 25 टू 29.9 आ रहा है तो ओवरवेट है। 30 टू 34.9 आ रहा है तो ओबीज है। और अगर 35 प्लस जा रहा है तो आप एक्सट्रीमली ओबीज वाली कैटेगरी में लाई करते हो। इसके बाद एसडीजी नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसके लिए हमने 2030 के ऑलरेडी सेट करे हुए हैं टारगेट्स और इसमें हम काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी का हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, हाइड्रोथर्मल एनर्जी का काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमने पॉजिटिव नोट पे काम किया है। जैसे आपने रूफ टॉप सोलर स्कीम के बारे में सुना होगा, रूफ टॉप सोलर स्कीम, घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए, उससे आपका भी फायदा होगा, सरकार का भी फायदा होगा। तो हो गया ना, इंक्लूजन कर दिया हमने यहाँ पे जो अफोर्डेबल एनर्जी। और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कहाँ पे पढ़ा आपने? 7 नंबर पे। रिन्यूएबल एनर्जी सक्सेस, इंडिया का रैंक अब 4th पे आ चुका है ग्लोबली और सोलर एंड विंड इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। 2030 के लिए हमने क्या टारगेट लिया हुआ है कि 500 गीगावाट की हमें नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी डेवलप करनी है। 50% एनर्जी हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से डेवलप करनी है। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन हमें एनुअली प्रोड्यूस करनी है। इवन अडानी ग्रुप का अपने एक ऑफ ग्रिड जो सेटअप लगाया है उन्होंने, उसमें वो ग्रीन हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करेंगे। 5 मेगावाट तक की एनर्जी उसमें जनरेट करी जाएगी। एसडीजी नंबर 9, अगर ये सारी चीजें अचीव करनी है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। तो 9 है क्या? 3 आईज थे ना इस पे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी हमने काफी स्ट्रांगली इसमें परफॉर्म करा हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करा।
फिर आता है एसडीजी नंबर 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये तो होने ही चाहिए जो कि चेक रखेंगे कि गवर्नेंस कैसे चल रही है, जिसमें इंडिया ने खैर अच्छा परफॉर्म नहीं करा है एज पर द एसडीएसएन रिपोर्ट। गवर्नेंस क्वालिटी में हम लैग कर गए थोड़ा, लॉ एंड रेगुलेशन में हम थोड़ा लैग कर गए हैं, प्रेस फ्रीडम में लैग करे हैं और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस उतनी ज्यादा नहीं है, तो अच्छे से काम नहीं कर पाए इन फैक्टर्स के ऊपर। तो एसडीजी नंबर 16 को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और इंडिया का रैंक बेशक 99th आ चुका है, पर यहाँ पे कंट्रीज का नंबर भी इंक्रीज हुआ है 167, तो ठीक है। एनीवेज टॉप 100 में आ चुके हैं, अब 99 से इंप्रूव करना है टूवर्ड रैंक 1, तो वो चीजें 2030 से पहले करनी है, तो दैट इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। और जब हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें भी क्या है, अब फॉरेन कंट्रीज बहुत कम निवेश करना चाहती हैं ताकि हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को इंश्योर कर सकें, तो उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे मैटर करेगा। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंस के लिए आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख के आना है जरूर से, जो आपको ये मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एंड डू राइट इट।